गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का भूगोल के ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पाठ संख्या 3 विश्व जनसंख्या वितरण वर्दी और घनत्व जो हम पढ़ रहे थे। इसमें अपना आज नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पीछे हमने जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ लिया है कि इस ग्लोब पर विश्व में जनसंख्या है वो किस प्रकार से वितरित है। कहीं जनसंख्या कम है, कहीं जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या के कम और अधिक होने का कारण भी हमने पढ़ लिया था। और आज हम इस पार्ट में हम बात करेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि कहाँ जनसंख्या जहाँ कम है वहाँ ऐसे कौन से कारक हैं जिसकी वजह से जनसंख्या कम निवास करती है, और जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ इस प्रकार से जनसंख्या के लिए कौन से अनुकूलित कारक हैं जो जनसंख्या को अधिक बसने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप हेडिंग डाल लें कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। और जनसंख्या वितरण में प्रभावित करने वाले कारकों में हम बात करेंगे एक तो भौतिक कारक की। प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? एक तो भौतिक कारक है, इसी के साथ हम बात करेंगे आर्थिक कारक की। भौतिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, और आर्थिक कारक के साथ ही हैं सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक, और एक है इसमें राजनीतिक कारक। सांस्कृतिक कारक है, राजनीतिक कारक है। इस प्रकार से 4 प्रकार के जो कारक हैं, इन 4 प्रकार के कारकों का हम यहाँ बात करेंगे। भौतिक कारकों के अंतर्गत जो धरातल की भौतिक विशेषताएं हैं वो आएंगी। धरातल की भौतिक विशेषताओं में जैसे जलवायु है, भौतिक कारक के अंतर्गत आएगी। मृदा है, ये भौतिक कारक में आएगा। जल की उपस्थिति, कहाँ जल कम है ज़्यादा है, धरातल का समतल होना, धरातल का उबड़ खाबड़ होना, ये सब चीज़ें हैं वो भौतिक कारकों के अंतर्गत आएंगी। आर्थिक कारक में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के जो साधन हैं, इसमें लोगों के आजीविका के जो साधन हैं वो आर्थिक कारक के अंतर्गत आएंगे। सांस्कृतिक कारक में जिस परिवेश में जनसंख्या निवास कर रही है, जिस वातावरण में जनसंख्या निवास कर रही है, उस वातावरण के लोगों के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप किस प्रकार के हैं, उनकी संस्कृति कैसी है, वो भी जनसंख्या को बचने के लिए प्रभावित करती है। राजनीतिक कारक में राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता का प्रभाव पड़ता है। पड़ोसी देशों से कैसे संबंध हैं, पड़ोसी जो राज्य हैं उनसे कैसे संबंध हैं, और हमारी जो पड़ोसी राजनीतिक सीमाएं हैं उनसे वहाँ के लोगों के संबंध किस प्रकार से हैं, ये सब बातें किसके अंतर्गत आएंगी? राजनीतिक कारकों के अंतर्गत आएंगी। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें भौतिक कारक, और भौतिक कारक में लिखें जलवायु, मृदा, जल, ऊंचावच। ऊंचावच यानी धरातल का ऊंचा नीचा होना। ऊंचावच, ऊंचावच में कहीं धरातल समतल है और कहीं धरातल उबड़ खाबड़ है। ये सारे के सारे कौन से कारक हैं? भौतिक कारक हैं जो जलवायु को जनसंख्या को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। जलवायु में जैसे जहाँ सम जलवायु है वहाँ जनसंख्या क्या करेगी? ज़्यादा निवास करेगी, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूलित होगी, इसलिए वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। तो समशीतोष्ण जलवायु के जो प्रदेश होते हैं वो सघन बसे हुए होते हैं, जैसे भूमध्य सागरीय प्रदेश है, सघन बसा हुआ है। और इसी के साथ में जैसे शुष्क जलवायु है, या उष्ण जलवायु है, या शीत जलवायु है। तो इस प्रकार की जो जलवायु है, ऐसी जलवायु वाले क्षेत्र में लोगों का निवास कम होगा, क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य के क्या होती हैं? प्रतिकूल होती हैं। और ऐसे जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या है वो कम पाई जाती है।
मृदा का भी है कि अगर उपजाऊ मृदा है तो उपजाऊ मृदा होने के कारण कृषि के क्षेत्र अच्छे होंगे, कृषि से जो रोजगार प्राप्त होंगे लोगों को वो अच्छे प्राप्त होंगे, इसलिए वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। जल जो है वो मानव की एक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला कारक है, तो जहाँ जल है वो आसानी से उपलब्ध होगा वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करेगी। इसी प्रकार से जो नदी तटीय क्षेत्र होते हैं या जलाशयों के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो सघन बसे हुए होते हैं, जहाँ जल की कमी पाई जाती है वहाँ लोग है वो कम निवास करते हैं। ऊंचावच में धरातल का ऊंचा नीचा, यानी धरातल कहीं ऊबड़ खाबड़ है और कहीं धरातल क्या है, समतल है। तो जहाँ धरातल समतल है, जैसे जो मैदानी भाग होते हैं, ये मैदानी भाग हैं वो सघन बसे हुए होते हैं। मैदानी भागों के सघन बसे हुए होने का कारण है कि यहाँ का जो धरातल है वो समतल है, ऊंचा नीचा नहीं है। और इसी के साथ साथ यहाँ जल की मृदा भी उपजाऊ होती है, जल की भी आसानी से पूर्ति होती रहती है। इसलिए लोगों को अपने आवास बनाने में या अपने कृषि कार्य करने में, सड़क वगैरह जो भी परिवहन के व्यवस्थाएं हैं ये करने में उनको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए समतल मैदानी भाग हैं वो सघन बसे हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्र हैं ऊबड़ खाबड़ होते हैं, जहाँ लोगों को बसने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परिवहन के साधन, जो परिवहन की व्यवस्था है उसमें भी मतलब ज़्यादा खर्चा आता है, ज़्यादा व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। इसी के साथ साथ में कृषि कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी विशेषताएं हैं ये भौतिक कारकों की हैं। याद आपको रखना है कि भौतिक कारक कौन कौन से हैं। भौतिक कारक जलवायु है, मृदा है, जल है और ऊंचावच है, धरातल का ऊंचा नीचा होना या समतल होना। ये मतलब जनसंख्या को क्या है, प्रभावित करने वाले कारक हैं। और ये सारे कारक किसकी देन है, प्रकृति की देन है। तो संपूर्ण विश्व में रहने वाली जनसंख्या को ये प्रभावित करते हैं। जलवायु प्रकृति की देन है, मृदा भी प्रकृति की देन है, जल भी प्रकृति की देन है, ऊंचावच है जो है ये भी प्रकृति की देन है मुख्य रूप से। तो ये सारे के सारे जो कारक हैं यानी भौतिक कारक हैं, ये संपूर्ण विश्व की जनसंख्या को समान रूप से प्रभावित करते हैं और इसीलिए इनको सर्वव्यापी कारक कहा जाता है। तो लिखो इसमें आगे हेड नीचे डैश लगा करके, इन कारकों का प्रभाव सर्वत्र पड़ने के कारण इन्हें सर्वव्यापी कारक भी कहते हैं। सर्वत्र पड़ने के कारण इन्हें सर्वव्यापी कारक भी कहते हैं। तो ये तो हो गए भौतिक कारक। इसके बाद में आप नेक्स्ट हेडिंग डालें आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में देखो कौन कौन से आएंगे। आर्थिक कारकों में शक्ति के साधन, आर्थिक कारकों में लिखो शक्ति के साधन, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, शक्ति के साधन हैं, औद्योगिकीकरण है, नगरीकरण है, वनस्पति है, खनिज हैं। वनस्पति, खनिज आदि ये आर्थिक कारक हैं। इनको क्या कहेंगे हम, आर्थिक कारक कहेंगे। आर्थिक कारक का तात्पर्य है कि ऐसे कारक जिनके माध्यम से लोगों को रोजगार प्राप्त होता है उनको आर्थिक कारक कहा जाता है। और आर्थिक कारक हैं वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारक में जैसे शक्ति का साधन है, शक्ति के साधन का मतलब जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए, जैसे विद्युत ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये सारे शक्ति के साधन हैं। और इन शक्ति के साधनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की मशीनों का संचालन किया जाता है। और ये विभिन्न प्रकार की जो मशीनें हैं वो हमारी जो दैनिक रोजगार की जो क्रियाएं हैं उन रोजगार की क्रियाओं को सुगम बनाती हैं। तो जहाँ शक्ति के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं या शक्ति के साधनों का प्रभुत्व जहाँ ज़्यादा होता है, अधिक शक्ति के साधन जहाँ पाए जाते हैं, सस्ते में उपलब्ध हो जाते हैं, वहाँ लोगों का रोजगार है वो अच्छा होता है। और लोगों का अच्छा रोजगार होने के कारण वहाँ लोग ज़्यादा बसते हैं। औद्योगिकीकरण में यहाँ भी लोगों को क्या मिलेगा, जितने ज़्यादा उद्योग धंधे होंगे, जितने ज़्यादा कल कारखाने होंगे तो अधिक से अधिक जनसंख्या को वहाँ रोजगार मिलेगा, इसलिए लोग वहाँ बसने को प्राथमिकता देंगे।
नगरों में भी रोजगार के जो अवसर होते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए नगरों में भी जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। इसी प्रकार से वनस्पति है, खनिज है, ये सारे मतलब जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने का कार्य करते हैं। वनस्पति के माध्यम से, खनिजों के माध्यम से या अन्य भी ऐसे कारक जो जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने का काम करते हैं, उन सबको हम आर्थिक कारक कहते हैं। दूसरी बात इसमें आप देखेंगे कि ये एक विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जो आर्थिक कारक हैं एक विशेष क्षेत्र या विशेष प्रदेश में उपलब्ध होते हैं, और विशेष प्रदेश में उपलब्ध होने के कारण इन आर्थिक कारकों को प्रादेशिक कारक भी कहा जाता है। आर्थिक कारकों को क्या कहा जाता है? प्रादेशिक कारक भी कहा जाता है। प्रादेशिक कारक कहने का मतलब जैसे उद्योग धंधे हैं, ये हर जगह उपलब्ध नहीं होंगे, और उद्योग धंधे दूसरी बात यह है ये प्रदेश की जनसंख्या को प्रभावित करेंगे कि हर लोगों का अलग अलग प्रकार के कार्यों में उनकी रुचि होती है। तो जहाँ जिस प्रकार का उद्योग है उसमें उस प्रकार का कार्य करने वाले लोगों की जनसंख्या ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो एक प्रदेश की जनसंख्या को ये क्या करते हैं? ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रादेशिक कारक भी कहा जाता है। यानी इसमें लिखें आप नेक्स्ट लाइन में, आर्थिक क्रियाएं निश्चित प्रदेशों में, आर्थिक क्रियाएं निश्चित प्रदेशों में संपन्न होने के कारण, निश्चित प्रदेशों में संपन्न होने के कारण इन्हें प्रादेशिक कारक भी कहते हैं। इन्हें प्रादेशिक कारक भी कहते हैं। तो ये आर्थिक कारक हैं। इसके बाद में सांस्कृतिक कारक में लिखो, देखो सांस्कृतिक कारक में आर्थिक उन्नति की अवस्था, आर्थिक उन्नति की अवस्था, तकनीकी स्तर तक पहुँच, तकनीकी स्तर तक पहुँच, परिवहन, व्यापार, ये सांस्कृतिक कारकों के उदाहरण हैं। परिवहन, व्यापार आदि ये कौन से कारक हैं? सांस्कृतिक कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। आर्थिक उन्नति की अवस्था जहाँ ज़्यादा होगी, सांस्कृतिक कारकों का मतलब है कि जो मानवीय क्रियाकलाप हैं, मानवीय जो क्रियाएं हैं या मानवीय जो क्रियाकलाप हैं, इन मानवीय क्रियाकलापों को या मानवीय क्रियाओं को ही क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक कारक कहा जाता है। जिस क्षेत्र में आर्थिक उन्नति की अवस्था ज़्यादा होगी, यानी लोग अधिक से अधिक रोजगार के या जो अपना आसपास का जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक प्रगति करेंगे, आर्थिक उन्नति करेंगे, वहाँ जनसंख्या मतलब क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। यानी जो अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ रहने वाला व्यक्ति है, इस व्यक्ति के ऊपर इसके चारों तरफ के रहने वाले जो पड़ोसी हैं, इनका भी क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। एक पड़ोसी किस प्रकार का कार्य कर रहा है, किस प्रकार की वो प्रगति कर रहा है, उसकी सोच कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? दूसरे पड़ोसी पर भी पड़ेगा। तो इसको मतलब क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक कारक कहा जाता है। ए और बी दो अगर पड़ोसी हैं, अब इसकी संस्कृति अलग है, इसकी संस्कृति अलग है, तो दोनों में तालमेल भी कम होगा, दोनों का जो आगे विकास का स्तर है उसमें भी दोनों में क्या आएगी? बाधा आएगी। अगर दोनों की संस्कृति समान है, जिस प्रकार से इसके जैसे विचार हैं वैसे ही विचार अगर बी के हैं, ए के जैसे विचार हैं, उसी प्रकार के विचार अगर बी के हैं, तो दोनों अपनी आर्थिक प्रगति में क्या करेंगे? आपस में वृद्धि करेंगे, आर्थिक प्रगति में एक दूसरे की क्या करेंगे? सहायता करेंगे। तकनीकी तक पहुंच का जो स्तर है, यानी आज का जो युग है जिसको हम तकनीकी युग कहते हैं, इस तकनीकी तक जितनी ज़्यादा अधिक पहुंच होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? विकास होगा, और जहाँ जनसंख्या क्या करेगी? ज़्यादा निवास करेगी। ऐसे ही परिवहन है, व्यापार है, ये सारे के सारे क्या हैं? व्यक्ति द्वारा की जाने वाली ऐसी क्रियाएं हैं जिनको सांस्कृतिक कारक कहा जाता है। राजनीतिक कारक में लिखें, राजनीतिक कारकों में राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक कारकों में राजनीतिक स्थिरता, कोमा लगा करके आगे लिखें,
देशों की पारस्परिक निर्भरता, देशों की पारस्परिक निर्भरता, सामाजिक रीति रिवाज, धर्म, सामाजिक रीति रिवाज, धर्म तथा जीवन के प्रति विश्वास, जीवन के प्रति विश्वास का दृष्टिकोण, जीवन के प्रति विश्वास का दृष्टिकोण, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? राजनीतिक कारकों के अंतर्गत आएंगे। तो ये 4 प्रकार के कारक हैं। चारों कारकों का आपको ध्यान में रखना है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से हैं। तो भौतिक कारकों में जलवायु है, मृदा है, जल है, ऊंचावच, ऊंचावच का मतलब है धरातल का उबड़ खाबड़ होना। और दूसरा आपका प्रश्न यहाँ से बन सकेगा कि भौतिक कारकों को सर्वव्यापी कारक क्यों कहते हैं, या सर्वव्यापी के स्थान पर इसको आप क्या कहते हो? विश्वव्यापी। सर्वव्यापी भी कहा जाता है, या इसको क्या कहा जाता है? विश्वव्यापी कारक भी कहा जाता है। तो भौतिक कारकों का जो प्रभाव है ये संपूर्ण पृथ्वी पर रह रहे लोगों पर पड़ता है, संपूर्ण जनसंख्या पर पड़ता है, इसलिए भौतिक कारकों को सर्वव्यापी या विश्वव्यापी कारक भी कहा जाता है। इसी के साथ में आर्थिक कारक हैं। आर्थिक कारकों में जैसे शक्ति का साधन है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, वनस्पति है, खनिज हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? आर्थिक कारकों के अंतर्गत आएंगे। और इन आर्थिक कारकों का प्रभाव एक विशेष क्षेत्र में पड़ता है, एक विशेष प्रदेश में पड़ता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रादेशिक कारक भी कहा जाता है। सांस्कृतिक कारकों के अंतर्गत वे कारक आते हैं जो मानव के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी सांस्कृतिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें आर्थिक उन्नति की अवस्था है, तकनीकी स्तर तक पहुंच है, परिवहन है, व्यापार है, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? सांस्कृतिक कारकों के अंतर्गत आएंगे। तो ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक हैं। राजनीतिक कारकों में राजनीतिक स्थिरता है, जहाँ ज़्यादा राजनीतिक उतार चढ़ाव नहीं होता है, वहाँ मतलब जनसंख्या क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। इसी के साथ साथ देशों की पारस्परिक निर्भरता है। देशों की पारस्परिक निर्भरता का मतलब पड़ोसी देशों से हमारे किस प्रकार के संबंध हैं, और ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? राजनीतिक कारकों के अंतर्गत आएंगे। सामाजिक रीति रिवाज, ये भी मतलब जनसंख्या को बचने के लिए प्रेरित करती है। धर्म है, जीवन के प्रति विश्वास है, जीवन जीने का तरीका है, जीवन में आगे बढ़ने का जो दृष्टिकोण है, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? राजनीतिक कारकों के अंतर्गत आएंगे। तो ये हमने पढ़ा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान रखना है 4 प्रकार के कारक हैं। एक भौतिक कारक होता है, एक आर्थिक कारक होगा, एक सांस्कृतिक कारक होगा, एक राजनीतिक कारक होगा, और उन कारकों के आपको क्या करने हैं? उदाहरण ध्यान में रखने हैं। जो राजनीतिक कारक है इसके नीचे और लिख लें आप एक लाइन, राजनीतिक कारकों के नीचे एक लाइन और लिख लो। ये कारक समय के साथ संपादित होते हैं। ये कारक समय के साथ संपादित होते हैं, अतः इन्हें सामयिक कारक भी कहा जाता है। अतः इन्हें सामयिक कारक भी कहा जाता है। यानी राजनीतिक जो कारक हैं ये समय के साथ संपादित होते हैं, और समय के साथ संपादित होने के कारण राजनीतिक कारकों को क्या कहा जाता है? सामयिक कारक भी कहा जाता है। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें, जनसंख्या महासमूह है, या इसको महामानव समूह भी कहा जाता है। जनसंख्या महासमूह है, या इसको महामानव समूह कहा जाता है। महामानव समूह भी कहा जाता है। और जनसंख्या महासमूह है या महामानव समूह का तात्पर्य होता है कि एक ऐसा विशाल जन समूह है
एक ऐसा विशाल जन समूह है जो काफ़ी दूर तक या काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ होता है। नगर या उपनगरीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें फैला हुआ होता है, महाद्वीपीय जो क्षेत्र है उसमें फैला हुआ होता है। तो लोगों का एक ऐसा समूह है जो महाद्वीप या नगर या उपनगर आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ होता है, जिसकी विशेषताएं क्या होती हैं, समान होती हैं। जिसकी विशेषताएं क्या पाई जाती हैं, लगभग समान पाई जाती हैं। लोगों के ऐसे समूह को ही मतलब क्या कहेंगे हम, महामानव समूह है या जनसंख्या महासमूह कहा जाता है। एग्लोमेरेशन इसको कहा जाता है। तो इसमें लेके आप परिभाषा, ऐसा विशाल समूह है, ऐसा विशाल जन समूह है। महामानव समूह की परिभाषा लिखो, ऐसा विशाल जन समूह है जो अनेक नगरीय ऐसा विशाल जन समूह है जो अनेक नगरीय व उपनगरीय नगरीय व उपनगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के आपस में संलग्न होने से बनता है। जनसंख्या महासमूह है या जनसंख्या महामानव समूह की परिभाषा होगी कि एक ऐसा विशाल जन समूह है जो नगरीय व उपनगरीय जो क्षेत्र हैं, यानी कोई भी जैसे नगर है और इस नगर में रहने वाली जनसंख्या और इसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जो जनसंख्या है, तो उनके आपस में संलग्न होने से बनता है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, नीचे डैश लगा करके, विश्व की जनसंख्या का लगभग 80% भाग, विश्व की जनसंख्या का लगभग 80% भाग 4 महासमूहों में, लगभग 80% भाग 4 महासमूहों में बटा हुआ है। तो विश्व की जनसंख्या का लगभग 80% जो भाग है वो 4 महासमूह में या महामानव समूह में बटा हुआ है। कहने का मतलब संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है इसको लगभग कितने जन समूह में बांट दिया गया है, 4 महामानव समूह में बांट दिया गया है। तो इसमें आप पहला लिखें, नंबर 1 एशियाई जन समूह है। पहला लिख लो आप, एशियाई जन समूह है। ए है एशियाई जन समूह है। बी लिखो यूरोपियन जन समूह है। यूरोपियन जन समूह है। सी लिखें अमेरिकी जन समूह है। एक अमेरिकी जन समूह है। और डी में लिखें अफ्रीकी जन समूह है। डी में कौन सा आ जाएगा, अफ्रीकी जनसमूह आ जाएगा। तो संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है, इस संपूर्ण विश्व की जनसंख्या को 4 महामानव समूहों में बांटा गया है। इसमें आपको ध्यान से देखना है, पहला जो जनसमूह है इसका नाम है एशियाई जनसमूह है, दूसरा यूरोपियन जनसमूह है, तीसरा अमेरिकी जनसमूह है और चौथा कौन सा है, अफ्रीकी जनसमूह है। तो 4 जनसमूहों को ध्यान में रखना है। 4 जन समूह के आपको नाम याद रखने हैं। इसके बाद में हम पहला विशेषता पढ़ेंगे एशियाई जन समूह की। तो हेडिंग डाल लें आप नंबर 1 पर, एशियाई जन समूह है। एशियाई जन समूह है। अब देखो एशियाई जन समूह की क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ ये एशियाई जन समूह के लोग पाए जाते हैं, इनकी सब हम बात करेंगे। तो डैश लगा के लिखते जाएं। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या
और कोष्टक में लिख लें आप 60%। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या यानी 60% जनसंख्या इसी समूह में निवास करती है। इसी समूह में निवास करती है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, यह समूह मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। यह समूह मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, एशियाई जनसमूह है। एशियाई जनसमूह है मुख्यतः है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, यह जनसमूह है। यह जनसमूह है नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों में नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों में पाया जाता है। नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों में पाया जाता है जो कृषि कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। कृषि कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अतः इस जनसमूह की सभ्यता को चावल की सभ्यता भी कहते हैं। इस जनसमूह की सभ्यता को चावल की सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट विशेषता लिखें, एशियाई जनसमूह में जापान को छोड़कर अन्य सभी देशों की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, जापान की अर्थव्यवस्था उद्योग आधारित है। जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है? उद्योगों पर आधारित है। नीचे डैश लगा के लिख लो, जापान की अर्थव्यवस्था उद्योग आधारित है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, एशियाई जनसमूह की प्रमुख समस्या तीव्र जनसंख्या वृद्धि है। एशियाई जनसमूह की प्रमुख समस्या तीव्र जनसंख्या वृद्धि है। नेक्स्ट डैश लगा के लिखें, एशियाई जनसमूह के क्षेत्र यानी ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, एशियाई जनसमूह के लोग कहाँ कहाँ निवास करते हैं। क्षेत्र में लिखें आप
पूर्वी एशिया। एशियाई का मतलब जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप के अंतर्गत रहने वाले जो लोग हैं उनको ही हम क्या कहेंगे, एशियाई जनसमूह कहेंगे। और इसमें हमने पहले भी पढ़ा था कि विश्व में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप पर क्या करती है, निवास करती है। यानी विश्व की लगभग 60% जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो एशियाई का मतलब क्या है, एशिया में रहने वाले लोगों से। एशियाई जनसमूह का तात्पर्य है एशिया में रहने वाले लोगों से। तो यहाँ इसके क्षेत्र लिखो, देखो पूर्वी एशिया। यहाँ आपको मैप का अध्ययन करना पड़ेगा कि पूर्वी एशिया के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। और पूर्वी एशिया में आप देखेंगे अपने एटलस में पूर्वी एशिया में एग्जाम्पल लिख लो। पूर्वी एशिया में चीन, जापान और कोरिया। चीन आएगा, जापान आएगा और कोरिया आएगा। ये पूर्वी एशिया के देश हैं, चीन है, जापान है और कोरिया है। इसके बाद में आप दूसरा लिखो दक्षिणी पूर्वी एशिया। और अगला क्षेत्र है इसका दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसमें कौन कौन से देश आएंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया में, देखो सिंगापुर, दक्षिणी पूर्वी एशिया में सिंगापुर आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा, वियतनाम आ जाएगा, थाईलैंड है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, म्यांमार है, एक आ जाएगा इसमें फिलीपींस, और एक है इसमें म्यांमार। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं एशियाई जनसमूह में। और एक लिखो फिर दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया में लिखेंगे भारत। दक्षिणी एशिया में भारत आ गया, पाकिस्तान आ गया, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, भारत है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, दक्षिणी एशिया के अंतर्गत आएंगे। तो आप देखें, लिख लो इसको और एक बार पुनः इधर देखो। एशियाई जो जनसमूह है, इस एशियाई जनसमूह में पहला प्रश्न आपका क्या बनेगा। शुरू में आपका ये था कि महामानव समूह किसे कहते हैं, या जो जनसमूह होता है, महाजनसमूह होता है, जनसंख्या महासमूह है, या जनसंख्या महाजनसमूह है, या जनसंख्या महामानव समूह, इसकी परिभाषा आपको बतानी है। इसी के साथ में विश्व को कितने महामानव समूह में बांटा गया है, तो विश्व में 4 महामानव समूह हैं और इसकी चर्चा हमने कर ली है। एशिया महामानव समूह है, यूरोपीय महामानव समूह है, अमेरिकी महामानव समूह है और एक अपना आया था अफ्रीकी महामानव समूह है। अब आपको इनकी विशेषताएं याद करनी है, बार बार आप इसको पढ़ेंगे तो ये विशेषताएं आपके आसानी से याद हो जाएंगी। पहली विशेषता हम एशियाई जनसमूह की पढ़ रहे हैं और पीछे भी हमने पढ़ लिया था कि विश्व की सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। 60% जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो एशियाई जनसमूह में है। एशिया महाद्वीप में रहने वाले लोगों को हम क्या कहेंगे, एशियाई जनसमूह के लोग कहेंगे। मानसूनी जलवायु के अंतर्गत रहते हैं कि प्रत्येक मानसून जो ऋतु है, इस मानसूनी ऋतु में यहाँ क्या होती है, बरसात होती है। ये जो जितने भी देश हैं इन सारे देशों में मानसूनी बरसात होती है, इसलिए मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आएंगे। अक्षांशों का आपको ध्यान में रखना है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ज़्यादा सघनता होती है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में एशियाई जनसमूह की सघनता है वो ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद में देखो एशियाई जनसमूह कहाँ निवास करता है।
एशियाई जनसमूह ऐसे क्षेत्रों में निवास करता है जहां नदियों द्वारा उपजाऊ मिट्टी लाई गई है। नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों में एशियाई जनसमूह निवास करता है। और ये नदियों द्वारा लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी है ये कृषि कार्यों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। यहाँ ज़्यादा कृषि कार्य होते हैं। कृषि कार्य ज़्यादा होने के कारण ही इसको मतलब चावल की उपज ज़्यादा होती है, चावल ज़्यादा होती है। और चावल ज़्यादा होने के कारण एशियाई जनसमूह की सभ्यता को क्या कहा जाता है? चावल की सभ्यता कहा जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि एशियाई जनसमूह है, इसकी अर्थव्यवस्था क्या है? ये लोगों के रोजगार के जो साधन हैं, लोगों के रोजगार के जो अवसर हैं वो ज़्यादा किस पर आधारित हैं? कृषि पर आधारित हैं। एशियाई जनसमूह के लोगों की अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर कृषि पर आधारित है। किसको छोड़ करके? जापान को छोड़ करके। एकमात्र ऐसा देश है विश्व में, जापान एकमात्र ऐसा देश है जो विकसित देशों की श्रेणी में आता है, लेकिन इसके पास स्वयं के पास नहीं तो किसी प्रकार का कोई ज़्यादा कच्चा माल है, छोटा सा देश है, और नहीं किसी प्रकार की कोई ज़्यादा कृषि क्रियाएँ की जाती हैं। अन्य देशों से ये जो कच्चा माल लेता है और तकनीकी का स्तर इसमें ज़्यादा है, और तकनीकी का स्तर ज़्यादा होने की वजह से ये क्या है? विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो उद्योगों पर आधारित है। जापान की अर्थव्यवस्था है वो उद्योगों पर आधारित है। इसी प्रकार से एक हमारा देश है कनाडा। विश्व का एक देश कौन सा है? कनाडा है। इससे कनाडा है ये भी विकसित देशों की श्रेणी में आता है, लेकिन ये जो कनाडा है ये प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा विकसित देशों की श्रेणी में है। किसके द्वारा है ये? प्राथमिक क्रियाकलापों की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। और एकमात्र ये कनाडा ही है जहाँ कृषि कार्य भी काफ़ी किया जाता है। प्राथमिक क्रियाकलाप ज़्यादा होते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए कार्य ज़्यादा होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम मानवीय क्रियाकलापों के अंतर्गत। तो जो कच्चा उत्पादन, कच्चा माल तैयार करने वाले जो भी क्रियाकलाप होते हैं इनको हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। कृषि भी इसी के अंतर्गत आती है। तो कनाडा है ये, तो ये प्राथमिक क्रियाओं के आधार पर क्या है? विकसित देश है। बाकी अन्य जितने भी देश हैं वो प्राथमिक क्रियाओं पर आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है उनकी, विकसित देशों की। या तो द्वितीयक में है, तृतीयक में है, या चतुर्थ में ज़्यादा है। बाकी तृतीयक श्रेणी में और चतुर्थ श्रेणी में ज़्यादा आते हैं। और एक आपको ध्यान रखना है प्रमुख समस्या कि जो एशियाई महामानव समूह है इसकी प्रमुख समस्या क्या है कि यहाँ इसमें क्या हो रही है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो रही है। फिर आपको ये उदाहरण आपको देखने हैं, मैप में भी इनको भरना है। पूर्वी एशिया के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? चीन, जापान, कोरिया। जहाँ कौन से जनसमूह के लोग निवास करते हैं? एशियाई जनसमूह के लोग निवास करते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, म्यांमार, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत आएंगे। और दक्षिणी एशिया में भारत है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? दक्षिणी एशिया के अंतर्गत आएंगे। तो ये हुआ हमारा एशियाई महामानव समूह है। इसके बाद में हम बात करेंगे, दूसरा हेडिंग डाल लें, यूरोपीय महामानव समूह है। दूसरा समूह हम पढ़ेंगे यूरोपीय महामानव समूह है। यूरोपीय महामानव समूह है। लिखें, विश्व में एशियाई समूह के बाद, विश्व में एशियाई समूह के बाद दूसरा बड़ा जनसमूह है, दूसरा बड़ा जनसमूह है। नेक्स्ट लिखें, यह जनसमूह है समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। यह जनसमूह समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट लिखें, यूरोपीय जनसमूह का सह केंद्रण, भी बड़ा लिखना, ऊपर भी बड़ा करना है उसको। यूरोपीय जनसमूह
का सकेंद्रण यानी सबसे ज़्यादा इसका जो केंद्रण है, सबसे ज़्यादा ये जनसमूह जो पाया जाता है तो इसका सकेंद्रण है, यूरोपीय जनसमूह का सकेंद्रण 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य यूरोपीय जो जनसमूह है ये 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में ज़्यादा पाया जाता है, सकेंद्रण होता है इसका। नेक्स्ट लाइन में लिखें, इन अक्षांशों में भी यूरोपीय जनसमूह का सर्वाधिक घनत्व 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, इन अक्षांशों में भी यूरोपीय जनसमूह का सर्वाधिक घनत्व 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, नेक्स्ट लाइन में लिखें डैश लगा करके, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य जर्मनी के सहारे स्थित रूहर कोयला क्षेत्र है, रूहर कोयला क्षेत्र या रूहर कोयला पेटी 45 से लेकर के 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में क्या है, रूहर कोयला क्षेत्र या रूहर कोयला पेटी है। नेक्स्ट लाइन में लिखें 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे ब्रिटेन से लेकर रूस के बीच 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे ब्रिटेन से रूस के बीच डोनेट्ज बेसिन है, ये भी कोयला क्षेत्र ही है, डोनेट्ज बेसिन है। इस डोनेट्ज बेसिन में लिखो, इसमें इस डोनेट्ज बेसिन में बसी हुई इस डोनेट्ज बेसिन में बसी हुई जनसंख्या को यूरोप की जनसंख्या धुरी, ऐसे लिखो, बसी हुई जनसंख्या को यूरोप की जनसंख्या धुरी कहते हैं। धुरी, यूरोप की जनसंख्या धुरी कहते हैं, यानी एक्सिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। ऊपर लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, डोनेट्स बेसिन तो दिख रहा है, इसके आगे है यूरोप की जनसंख्या धुरी, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका है ये यूरोप की जनसंख्या धुरी। इसको क्या कहेंगे, यूरोप की जनसंख्या धुरी कहेंगे।
अब देखो इसमें और लिखो, इसमें नीचे डैश लगा करके लिखें। यूरोपीय जनसमूह के देशों में, यूरोपीय जनसमूह के देशों में जन्म दर तथा मृत्यु दर, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही कम हैं। जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही कम हैं। अतः जनसंख्या वृद्धि, अतः जनसंख्या वृद्धि स्थिर है। जनसंख्या वृद्धि स्थिर है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, इस जनसमूह की, इस जनसमूह की लगभग 70% जनसंख्या, लगभग 70% जनसंख्या नगरों में पाई जाती है। नगरों में पाई जाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, इस जनसमूह के देश, इस जनसमूह के सभी देश, ऐसे लिख लो, इस जनसमूह के सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। इस जनसमूह के सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लोगों का, ये लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक, लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक तथा जीवन स्तर ऊंचा है। जीवन स्तर उच्च है। प्रति व्यक्ति आय अधिक तथा जीवन स्तर उच्च है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, इस जनसमूह के लोग, इस जनसमूह के लोग विनिर्माण उद्योग, इस जनसमूह के लोग विनिर्माण उद्योग, व्यापार, यातायात, तथा अन्य गैर प्राथमिक कार्यों में, अन्य गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं। अन्य गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, यूरोपीय जनसंख्या जनसमूह है, यूरोपीय जनसमूह है की अर्थव्यवस्था, यूरोपीय जनसमूह की अर्थव्यवस्था उद्योग आधारित है। उद्योग आधारित भी कह सकते हो या इसको विनिर्माण उद्योग आधारित भी कह सकते हो। उद्योग आधारित ही लिख लो। यूरोपीय जनसमूह की अर्थव्यवस्था उद्योग आधारित है। अतः यहाँ की सभ्यता को, अतः यहाँ की सभ्यता को औद्योगिक सभ्यता भी कहते हैं। अतः यहाँ की सभ्यता को औद्योगिक सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखें, यूरोपीय जनसमूह के प्रमुख देश, यूरोपीय जनसमूह के प्रमुख देश। अब प्रमुख देशों में आप जो यूरोप के अंतर्गत आने वाले हैं उन देशों में से लिख दो। आप लिखो रूस, यूरोप
यूरोपीय जनसमूह के प्रमुख देश, और यूरोपीय जनसमूह के प्रमुख देशों में लिखो रूस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, कोमा लगाते जाना, फ्रांस, इटली आदि। ये यूरोपीय जनसमूह के प्रमुख देश हैं। जर्मनी है, रूस है ना, यूनाइटेड किंगडम यूके, ग्रेट ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है। ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? यूरोपीय जनसमूह के अंतर्गत आएंगे। चलो अब सामने देखो एक बार, यूरोपीय महामानव समूह की विशेषता देख रहे हैं। सबसे पहली विशेषता कि ये विश्व का दूसरा बड़ा महामानव समूह है या दूसरा बड़ा जनसमूह है। पहला बड़ा जनसमूह कौन सा आया था? एशियाई जनसमूह आया था। दूसरा बड़ा जनसमूह कौन सा होगा? यूरोपीय महामानव समूह होगा। कौन सी प्रकार की जलवायु में? समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु में पाया जाता है। यूरोपीय महामानव समूह जो है वो समशीतोष्ण जलवायु में पाया जाता है। इससे पहले हमने जो एशियाई महामानव समूह की बात की थी वो इसमें था, मानसूनी जलवायु क्षेत्र में। यूरोपीय जन समूह है, इसका सबसे ज़्यादा सहकेंद्रण यानी यूरोपीय जन समूह है। अभी हमने पहले बात की थी कि वो तो था जो एशियाई जन समूह था वो 10 से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में था, जबकि यूरोपीय जो जन समूह है ये 40 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में ज़्यादा पाया जाता है। और इन 40 से 60 के बीच में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाए जाने का मुख्य कारण क्या है कि इन अक्षांशों के बीच में क्या पाई जाती है? रूहर कोयला पेटी पाई जाती है। रूहर कोयला क्षेत्र पाया जाता है जो जर्मनी से होकर के निकलता है, यानी खनिज है, यहाँ कोयला खनिज है। और कोयला खनिज होने की वजह से यहाँ विनिर्माण उद्योगों को ज़्यादा, मतलब यहाँ कोयला की प्राप्ति होने के कारण विनिर्माण उद्योग हैं वो ज़्यादा विकसित हैं। तो ये जो 40 से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो सहकेंद्रण है, इसमें भी सबसे ज़्यादा सहकेंद्रण है यूरोपीय जनसमूह का, वो है 45 से लेकर के 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में। कारण क्या है कि 45 से 55 यानी जर्मनी के सहारे स्थित कौन सा? रूहर कोयला क्षेत्र। जर्मनी के सहारे स्थित कौन सा है? रूहर कोयला क्षेत्र है। और ये रूहर कोयला क्षेत्र है, इस रूहर कोयला क्षेत्र की वजह से ही यहाँ क्या पाया जाता है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। क्योंकि अभी हमने बात की थी कि यूरोपीय जनसमूह है, यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है विनिर्माण उद्योग, और विनिर्माण उद्योग वहीं ज़्यादा पनपेंगे जहाँ कच्चे माल की या शक्ति के साधनों की जो उपलब्धता है वो आसानी से हो जाती है। इसी के साथ में एक 50 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, ये ब्रिटेन से लेकर के रूस के बीच में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसके पास में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे देखो एक डोनेट्ज बेसिन है, ये भी कोयला क्षेत्र है। डोनेट्ज बेसिन है, डोनेट्ज जो क्षेत्र है, डोनेट्ज जो स्थान है वहाँ भी बहुत ज़्यादा कोयला निकलता है। तो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे ब्रिटेन से लेकर के रूस के बीच में डोनेट्ज क्षेत्र है, और इस डोनेट्ज क्षेत्र की वजह से यानी यहाँ भी क्या निकलता है? कोयला निकलता है। रूहर जो क्षेत्र है इसमें भी क्या निकलता है? कोयला निकलता है, जो उद्योगों का क्या है? मुख्य आधार है। तो रूहर कोयला क्षेत्र और डोनेट्ज बेसिन, इन दोनों की वजह से 45 से लेकर के 55 डिग्री अक्षांशों के बीच में ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, और इसी को मतलब क्या कहा जाता है? यूरोप की जनसंख्या धुर्री कहा जाता है। 45 डिग्री से 55 डिग्री अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? यूरोप की जनसंख्या धुर्री कहा जाएगा। और विशेषता देखें, जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही क्या होती हैं? कम होती हैं। विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, और विकसित देशों की श्रेणी में वही देश आएंगे जिनकी जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, यानी जनसंख्या क्या पाई जाती है? लगभग स्थिर पाई जाती है। और 70% जो जनसंख्या होती है यूरोपीय जनसमूह की, ये नगरों में निवास करती है। सारे के सारे देश जहां यूरोपीय जनसमूह के लोग रहते हैं विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। प्रति व्यक्ति आय अधिक है, यानी इनकम प्रति व्यक्ति ज़्यादा है, और सभी का जीवन स्तर क्या है? ऊंचा है। इसके अलावा जो लोग हैं यूरोपीय जनसमूह के लोग हैं, या तो विनिर्माण उद्योगों में ज़्यादा काम करते हैं, या व्यापार के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्रों में, या गैर प्राथमिक कार्यों में ज़्यादा
जनसंख्या है वो संलग्न होती है, इसलिए इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी है, उद्योग आधारित है। यूरोपीय जन समूह की अर्थव्यवस्था क्या है, उद्योग आधारित है, इसलिए इसको औद्योगिक सभ्यता भी कहा जाता है। यूरोपीय जन समूह को औद्योगिक सभ्यता भी कहा जाता है। एशियाई जन समूह है उसकी सभ्यता को क्या कहा गया था, चावल की सभ्यता कहा गया था, क्योंकि उन लोगों का सबसे ज़्यादा कार्य है, अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि था। और यूरोपीय जो जनसंख्या है, इस यूरोपीय जनसंख्या के लोगों का सर्वाधिक जो अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार है वो है विनिर्माण उद्योग, इसलिए इनकी सभ्यता को औद्योगिक सभ्यता कहेंगे। तो ये था, और एग्जाम्पल इसका देख लेंगे। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ये इसके अंतर्गत आएंगे सारे के सारे, ये यूरोपीय महामानव समूह के देश आएंगे, जिनको आपको किस में दर्शाना है, मैप में। प्रश्न आपका आएगा कि यूरोपीय महामानव समूह के कोई 2 देशों को मानचित्र में दर्शाइए, या 2 क्षेत्रों को किस में दर्शाइए, मानचित्र में दर्शाइए। तो पहले यूरोप महाद्वीप में जाना है और यूरोप महाद्वीप में जाकर के वहाँ के देशों को आपको इसमें दर्शाना है। तीसरा लिखो, अमेरिकी जन समूह है। अमेरिकी जन समूह की बात करेंगे अब। इसमें लिखें विशेषता, देखो अमेरिकी जन समूह की क्या विशेषता है, इसमें लिखो यह विश्व का तीसरा बड़ा जन समूह है, विश्व का तीसरा बड़ा जन समूह है। नेक्स्ट लाइन में लिखें इसके अंतर्गत अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, इसके अंतर्गत अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग तथा कनाडा का पूर्वी भाग आते हैं, तथा कनाडा का पूर्वी भाग आते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखें इस जनसमूह की 80% जनसंख्या, इस जनसमूह की 80% जनसंख्या 30 डिग्री से 45 डिग्री, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में पाई जाती है, पूर्व में पाई जाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखें 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर को, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर को अमेरिका की जनसंख्या विभाजन रेखा कहते हैं। सौ डिग्री पश्चिमी जो देशांतर है, इस 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर को अमेरिका की विभाजन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखें अमेरिका जनसमूह है, अमेरिका जनसमूह के 90% लोग यूरोपीय महाद्वीप से आए हुए प्रवासी हैं। अमेरिका जनसमूह के 90% लोग यूरोपीय महाद्वीप से आए हुए प्रवासी हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखें इस जनसमूह की 75% जनसंख्या, इस जनसमूह की 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नेक्स्ट लाइन में लिखें इस जनसमूह की अर्थव्यवस्था
इस जनसमूह की अर्थव्यवस्था आवागमन की सुविधा के साथ खनिज पदार्थों की संपन्नता है। खनिज पदार्थों की संपन्नता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि स्थिर जनसंख्या वृद्धि क्या है इसकी? स्थिर है, क्योंकि जन्म दर तथा मृत्यु दर, जनसंख्या स्थिर है, इसी में लिखेंगे, इसी लाइन में आगे जनसंख्या स्थिर है क्योंकि जन्म दर तथा मृत्यु दर पूर्णतः नियंत्रित हैं तथा बाहरी देशों से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बाहरी देशों से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, इसके अंतर्गत देखो कौन कौन से देश आएंगे। इस महामानव समूह में यूएसए, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना देश आते हैं। इनको आपको मैप में भरना है। पुनः देख लो एक बार। अमेरिकी जनसमूह है, बात कर रहे हैं हम अमेरिकी जनसमूह की, और अमेरिकी जनसमूह की प्रमुख देखो विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली विशेषता है कि यह विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है, और इस जनसमूह में ये जो जनसमूह है ये ज़्यादातर अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में और कनाडा के पूर्वी भाग में इस जनसमूह की जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। 80% जो जनसंख्या है ये 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूरब में, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूरब में स्थित है। यहाँ जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, इस 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर को अमेरिका की जनसंख्या विभाजन रेखा कहते हैं, क्योंकि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पश्चिम में यहाँ मतलब पूरा का पूरा रॉकी पर्वत है जो इसके प्रशांत महासागर है, इसके पूरे तट के ऊपर फैला हुआ है, और यहाँ जनसंख्या के बसने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। जैसे अभी हमने सामान्य जनसंख्या के अंतर्गत पढ़ा था कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप था, इसका मतलब पूर्वी तट था, ये पश्चिमी तट था जहाँ एंडीज पर्वत है, और एंडीज पर्वत पर सामान्य जनसंख्या पाई गई थी वहाँ, क्योंकि वहाँ फिर भी सामान्य लोग रहते हैं। उसके पाए जाने का कारण क्या था? एंडीज पर्वत पर जो चिल्ली है, इस चिल्ली में इसमें तांबे की खान है, चूंकि का माटा तांबे की खान है, और उस तांबे की खान की वजह से मतलब क्या पाई जाती है, या सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन वो बात थी किसकी? दक्षिण अमेरिका की बात थी। ये बात हम कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका की, और उत्तरी अमेरिका में जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, इस 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पश्चिम में तो पूरा का पूरा रॉकी पर्वतीय क्षेत्र है, और यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। इसलिए इसको मतलब जनसंख्या की क्या कहा जाता है? विभाजन रेखा कहा जाता है, कि इसके पूर्व में ही जनसंख्या पाई जाती है, पश्चिम में नहीं पाई जाती है। फिर देखो 90% लोग वही नगरीय हैं, नगरों में ज़्यादा रहते हैं। ये
75% लोग हैं वो नगरीय हैं और 90% लोग हैं यूरोपीय महामानव समूह के 90% लोग हैं वो कहाँ से आए हुए हैं? यूरोप महाद्वीप से। प्रवासी जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। अमेरिकी महामानव समूह में सबसे ज़्यादा प्रवासी लोग होते हैं, यानी दूसरे महाद्वीपों से आए हुए, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन से महाद्वीप से आए हैं? यूरोपीय महाद्वीप से। 90% लोग हैं वो यूरोपीय महाद्वीप से आए हुए हैं। इसके अलावा आवागमन की सुविधा के साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है? आवागमन की पूर्ण सुविधा के साथ यहाँ खनिज पदार्थों की क्या है? संपन्नता है। खनिज पदार्थ भी अच्छे हैं और इसके साथ ही मतलब आवागमन की सुविधा होने के कारण खनिज पदार्थों की संपन्नता, ये यहाँ की अर्थव्यवस्था है। जनसंख्या वृद्धि स्थिर है और अमेरिकी महामानव समूह में जनसंख्या वृद्धि स्थिर होने का कारण है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को नियंत्रित कर लिया गया है पूर्णतः, और इसी के साथ साथ बाहर से आने वाले देशों के जो लोग हैं उनके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ज़्यादा जनसंख्या में एग्जाम्पल देख लेंगे देशों के, यूएसए है, कनाडा है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है। इसके बाद में आप लिख लें अफ्रीकी महामानव समूह है। अफ्रीकी महामानव समूह है, लिखो डैश लगा करके। अफ्रीका के धरातल का 70% भाग रेगिस्तान तथा गैर आबादी सघन वनों से घिरा हुआ है। अफ्रीका का 70% जो धरातल है, ये 70% धरातल है वो या तो रेगिस्तान है या गैर आबादी सघन वनों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट लाइन में लिखें केवल 30% भूभाग पर ही 30% भूभाग पर ही जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो अफ्रीका की जनसंख्या मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में फैली हुई है। अफ्रीका की जनसंख्या मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में फैली हुई है। इसमें पहला क्षेत्र है नील नदी घाटी क्षेत्र। नील नदी घाटी क्षेत्र यानी जहाँ नील नदी प्रवाहित हो रही है, नील नदी के प्रवाहित होने वाले क्षेत्रों में अफ्रीका महामानव समूह ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। और इसमें लिख लो आप, एक तो मिस्र आएगा और एक सूडान आएगा। नील नदी घाटी क्षेत्र में एक तो है मिस्र और एक कौन सा है? सूडान है। दूसरा लिख लो कटंगा तांबा पेटी। इन सब की बात हम पहले कर चुके हैं कि यहाँ जनसंख्या क्यों है। नील नदी घाटी क्षेत्र में जलवायु की और जल की उपलब्धता के कारण अन्य कृषि कार्य वगैरह वो सारे आप पहले हम पढ़ चुके हैं। कटंगा तांबा, तांबा का नाम आते हैं आप समझ जाएंगे कि यहाँ खनिज ज़्यादा हैं और खनिज होने की वजह से लोगों को रोजगार के अवसर अच्छे उपलब्ध होते हैं। तो कटंगा तांबा पेटी इसमें आ जाएगा जाम्बिया और नाइजर नदी घाटी क्षेत्र। इसमें कौन सा आ जाएगा? जाम्बिया और एक आ जाएगा नाइजर नदी घाटी क्षेत्र। जाम्बिया और नाइजर नदी घाटी क्षेत्र आ जाएगा। और तीसरा लिख लो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग। तीसरा महामानव समूह ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पूर्वी तटीय भाग। नेक्स्ट लाइन में लिखें डैश लगा करके। अफ्रीका के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश
अफ्रीका के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, और पहले भी हमने जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों की बात की थी, उसमें भी अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा आया था? नाइजीरिया। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। नाइजीरिया है, मिस्र है, सूडान है और दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्या हैं? देश हैं। एक इथोपिया है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है, सूडान को काट दो, इथोपिया लिख लो यहाँ, इथोपिया, ये सर्वाधिक देश है। तो ये है अफ्रीका महामानव समूह है। और अफ्रीका महामानव समूह ये विश्व का चौथा बड़ा समूह है। नीचे एक लाइन में और लिख लो, विश्व का चौथा, यानी लास्ट वाला आ गया, 4 ही तो हैं, तो विश्व का चौथा बड़ा महामानव समूह है। और इसमें चौथे नंबर पर जाने का कारण क्या है? कि पहला कारण तो यह है कि अफ्रीका महाद्वीप, जितना धरातल है अफ्रीका महाद्वीप के, उस धरातल का 70% भाग तो क्या है? रेगिस्तान में है या सघन वनों से घिरा हुआ है, जहां लोग नहीं रह सकते, जहां जनसंख्या है बस नहीं सकती है, इसलिए गैर आबादी क्षेत्र ज़्यादा है। और केवल 30% भाग ही ऐसा है, 30% धरातल ही ऐसा है जो जनसंख्या के बसने के लिए उपयुक्त है। इसलिए क्षेत्रफल तो ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या के बसने के लिए उपलब्ध क्षेत्र की कमी है, और इसी वजह से अफ्रीका महामानव समूह में जनसंख्या कम पाई जाती है, इसलिए चौथे नंबर पर है। नील नदी जो मिस्र की पहाड़ियों से निकलती है, तो नील नदी घाटी का क्षेत्र है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी। मिस्र और सूडान इसके क्षेत्र के अंतर्गत ज़्यादा आएंगे। कटंगा तांबा पेटी है जो जाम्बिया में है और नाइजर नदी घाटी का क्षेत्र है। और दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग है, वो इस अफ्रीकी महामानव समूह के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये आज का अपना था। इसके बाद में हम पार्ट नंबर 4 में कल पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व, पार्ट नंबर 4, और उसमें हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। अब तक हमने बात कर ली है विश्व जनसंख्या में वितरण की और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों की, और इसके बाद में संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है, इस संपूर्ण विश्व की जनसंख्या को कितने महामानव समूहों में बांटा गया है, उन सब की बात कर ली है। और नेक्स्ट आप हेडिंग डाल करके छोड़ दें विश्व जनसंख्या घनत्व, या केवल लिख दो जनसंख्या घनत्व। थैंक यू।